वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर्स में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। हम जेनेटिक्स के टॉपिक को कर रहे हैं और जेनेटिक्स में अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर चुके हैं। हम ट्रांसक्रिप्शन के बेसिक को जान चुके थे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, हम स्प्लिट जीन अरेंजमेंट को जान चुके थे। यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने हैं, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। लेक्चर का एक पार्ट भी आपको एनसीईआरटी से देखना है, नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक एक चीजों को यहाँ पर देखना है। साथ ही एनसीईआरटी की एक एक लाइन का मतलब यहां पर समझना है। क्लियर? तो यहां पर देखिए हम टॉपिक जो करने वाले हैं वो देखने वाले आरएनए के बारे में कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, डीएनए से आरएनए बनता कैसे है, और साथ में हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोट के अंदर कैसे बनता है, यूकैरियोट के अंदर कैसे बनता है, कैसे प्रोसेसिंग होती है। और नीट में लगातार इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो मिस नहीं करना, एक भी चीज को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है वीडियो को। क्लियर? अच्छा लगे कमेंट भी करके बताना है बिल्कुल आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उन चीजों पर यहां पर फोकस करना पड़ेगा। पहले सिंपल सी चीज, आप टाइप्स ऑफ आरएनए देखें और आरएनए के अलग अलग आरएनए के क्या फंक्शन है उनको थोड़ा सा जाने। एनसीईआरटी क्या कहती है वो चीजें देखें। बैक्टीरिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो तीन तरीके के आपको आरएनए मिलते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए जिसको हम एमआरएनए कहते हैं, एक होता है टीआरएनए जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और एक होता है आरआरएनए जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों आरएनए का काम क्या है? क्या लिखा हुआ? ऑल थ्री आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन ए सेल। एक सेल के अंदर अगर प्रोटीन बनाना है तो इन तीनों आरएनए की हमें जरूरत पड़ती है। अगर एक भी आरएनए नहीं होगा तो इससे में प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तीनों का मिलजुल कर काम करते हैं, ध्यान रखना है। एमआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट। एमआरएनए का काम क्या है? टेम्पलेट को प्रोवाइड करना, यानी कि ये जो टेम्पलेट है जहां पर आपके सीक्वेंस रहते हैं, बेसिस के सीक्वेंस मिलते हैं जिनको हम कोडोन कहते हैं, तो ये टेम्पलेट को प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का। टीआरएनए क्या करता है? ब्रिंग्स अमीनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, यानी कि ये अमीनो एसिड को लाने का काम करता है, यानी कि अडाप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है, और साथ में ही टेम्पलेट को पढ़ने का काम करता है, रीड करने का काम करता है। दो काम किसके हैं? आपके टीआरएनए के हैं। आरआरएनए के यानी कि राइबोसोमल आरएनए जो है ये क्या करता है? ये स्ट्रक्चरल और कैटालाइटिक रोल को प्ले करता है, यानी कि एक तो प्रोटीन को बनाने का काम करता है, ये राइबोसोम के पास पाया जाता है, राइबोसोम के साथ पाया जाता है, और प्रोटीन को बनाने का काम करवाता है। ध्यान रखना, तो प्रोटीन फॉर्मेशन का मेन काम किसका है? यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए का है, इसी वजह से इसका राइबोसोम नाम है। साथ ही यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, तेजी से रिएक्शन करवाना, ये सारा काम जो है यहां पर किसका है? ध्यान रखना है, राइबोसोमल आरएनए का। देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो केवल एक ही प्रकार का यहां पर एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सिंपल सा हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, यानी कि जो डीएनए से आरएनए बनाने का काम कर रहा है, तीनों प्रकार के आरएनए बनाने का काम कर रहा है, केवल एक अकेला एंजाइम करता है यहाँ पर, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से नहीं होता है। अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट के अंदर कौन करवाता है यहाँ पर, तो केवल एक ही है यहाँ पर, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर क्या होता है? प्रोमोटर वाले पार्ट से बंध जाता है, बाइंड हो जाता है, और क्या करवाता है? स्टार्टिंग करवाता है रिएक्शन की। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। ये एनटीपी का यूज करता है, ध्यान रखना। एनटीपी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो होता है उससे क्या करवाता है? नए आरएनए को बनाने का काम करता है। इसको क्या करवाता है? एज ए सबस्ट्रेट यूज करता है। आपने जब डीएनए का फॉर्मेशन देखा था, रेप्लिकेशन देखा था, तो आपने देखा होगा वहां पर डीएनटीपी होता था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएनटीपी। वो सबस्ट्रेट की तरह भी काम करता था और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता था। यहां पर कौन होता है? एनटीपी होता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है, ये एज ए सबस्ट्रेट काम करता है। अब थोड़ा सा इसमें एनसीईआरटी में जो आपको डायग्राम दे रखा है इसके बेसिस पर थोड़ा समझने की कोशिश करें, और साथ में हम इसकी लैंग्वेजेस को भी देखेंगे। ये आपका डीएनए का हेलिक्स है, समझ लीजिएगा, यानी कि ये आपका डीएनए का हेलिक्स है आपका। तो इससे आपका कैसे आरएनए बनेगा? ये डीएनए का हेलिक्स है, हमने मान लिया एक है 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसका आपको दे रखा है 5 प्राइम से 3 प्राइम, एक आपको दे रखा है 3 प्राइम से आपका 5 प्राइम वाला पार्ट। ठीक इस तरीके से आपको हेलिक्स दे रखे। आपको पता है 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो पार्ट होता है, ये आपको दिख रहा है 3
प्राइम से 5 प्राइम वाला पार्ट, ये क्या होता है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करता है। 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला जो होता है वो क्या करता है, कोडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करता है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, ध्यान रख लेना, आरएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करता है, यानी कि जिस तरीके से कोडिंग स्ट्रैंड पाया जाता है उसी तरीके से उसकी डायरेक्शन में ये काम करता है, ठीक। और टेम्पलेट जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड प्रोवाइड करता है, ये कुछ चीजें ध्यान रखना है। जो प्रमोटर रीजन होता है उस जगह पर एक फैक्टर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर, या इसी को कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर। प्रमोटर वाले पार्ट पर कौन पाया जाता है, इनिशिएशन फैक्टर या सिग्मा फैक्टर पाया जाता है। इससे जब फाइनली आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर वाले पार्ट पर बंधता है और तब ही जाकर इनिशिएशन होती है आरएनए का बनना, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन कब होती है, जब प्रमोटर वाले पार्ट पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा और वो इनिशिएशन फैक्टर जिसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं, ये आपको दे रखा है, उससे जब बंध जाएगा तब पहली प्रोसेस होगी जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन। तो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कब होता है, जब आपका आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर वाले पार्ट पर सिग्मा फैक्टर से बाइंड होगा, ठीक, तब आपका इनिशिएशन होता है। अब जैसे एक बार इनिशिएशन हो गया है तो अब एक डायरेक्शन मिल जाती है आरएनए पॉलीमरेज को, और वो आगे लगातार क्या करता जाता है, काम करता जाता है, और डीएनए के हेलिक्स से क्या करता जाता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता जाएगा। डीएनए का एक जो पार्ट था आपका, यानी कि 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला पार्ट था, केवल उससे ही नया डीएनए बनाएगा ये, यानी कि एक डीएनए से आपका नया आरएनए बनाएगा। इस तरीके से लगातार एक ही डायरेक्शन में काम करता जाएगा, लगातार ध्यान रखना है। तो ये इनिशिएशन हो चुका है। उसके बाद में आपकी सेकंड प्रोसेस जो होगी वो एलोंगेशन होगी। सेकंड प्रोसेस क्या होती है, एलोंगेशन। आपसे सिंपल सा सीक्वेंस तक पूछा जाता है, ध्यान रखना। ट्रांसक्रिप्शन का सीक्वेंस क्या है, पहले होता है इनिशिएशन, फिर है एलोंगेशन, फिर है टर्मिनेशन। तो एलोंगेशन अकेला कौन करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज का मेन काम है एलोंगेशन। तो जैसे एक चेन आपको बनाना शुरू कर दिया तो अब नहीं रुकता, अब लगातार बनाता जाता है, जब तक कोई आपको रोकने का काम नहीं करेगा तब तक नहीं रुकेगा। तो ये काम करता है आरएनए पॉलीमरेज। अब थर्ड है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब रिएक्शन का रुकना, जो आरएनए बन चुका है उसको फाइनली अलग हो जाना, क्योंकि उसको बाद में क्या बनना है, ट्रांसलेशन भी करना है, प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करना है। तो फाइनली अब क्या करता है, देखो इस तरीके से यहाँ से ये आपका आरएनए बना, ये डीएनए की चेन थी, उसमें से एक खुला और यहाँ से इस वाले पार्ट से क्या कर दिया, ये आपका कौन सा है, देखो आप देख लो, अच्छे से समझना इसको। ये 3 प्राइम एंड दिख रहा है, 3 से 5 वाला प्राइम एंड जो होता है ये किसका होता है, आपको पता है टेम्पलेट का, और टेम्पलेट से नया बनाता है। तो ये टेम्पलेट वाले स्ट्रैंड से देखो नया आरएनए बना रहा है। यहाँ पर आपको पता है कोडिंग वाले से कोई नहीं बना रहा है, ध्यान रख लेना। तो ये डायग्राम में आपको साफ साफ दे रखा है, ध्यान रखना इन छोटी छोटी चीजों का। तो ये आरएनए बनाने का काम कर रहा है। फाइनली अब आरएनए लगातार लंबा होता जाता है। देखो इतना सा पार्ट इसका जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा पार्ट जुड़ा हुआ है। जब फाइनली टर्मिनेशन होगा तो जो थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था, समझना, ये टर्मिनेशन के यहाँ पर कौन होता है, रो फैक्टर पाया जाता है, यानी कि टर्मिनेटर पार्ट जो होता है, जो हमारा 3 प्राइम एंड की तरफ पाया जाता है। एंड जो है हम कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पर बताते हैं। तो ये 3 प्राइम एंड जो है इसकी तरफ टर्मिनेटर वाला पार्ट पाया जाता है, और टर्मिनेटर के साथ होता है रो फैक्टर। रो फैक्टर जिसको हम टर्मिनेशन फैक्टर कहते हैं, जो वो फाइनली टर्मिनेटर वाले पार्ट पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से बंध जाएगा, बाइंड हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा आरएनए जो होगा वो अलग हो जाएगा, और ऐसे में क्या हो जाएगा, पूरे आरएनए की चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छे से याद रखना है। तो इनिशिएशन का काम करवा रहा था सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, और टर्मिनेशन का काम कर रहा है टर्मिनेशन फैक्टर, जिसको हम कहते हैं रो फैक्टर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है अच्छे से स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए और आगे आपको इसको अब थोड़ा एनसीईआरटी के लैंग्वेज में भी देख लेना, एनसीईआरटी क्या कहती है आपकी, इन चीजों को समझने की कोशिश करना है। एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी आपकी बोलती है कि पोलीमराइजेशन इन ए टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्रिटी, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री का रूल फॉलो करती है यहाँ पर। यानी कि आपके एडिनिन के सामने कौन होता है, जिस तरीके से थाइमिन ग्वानिन के सामने साइटोसिन, एक कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो करती है। साथ में हमें पता है कि यहाँ पर क्या होता है, थाइमिन की जगह आपको यूरेसिल मिलता है आरएनए में। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल होता है। इसकी हम बात करेंगे जब हम एक टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड से नया आरएनए बनाएंगे। इट समहाउ आल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। और ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है ये क्या करता है, हेलिक्स को खोलने का काम भी करता है यहाँ पर। एंड कंटिन्यूअस एलोंगेशन, और लगातार चेन को लंबा करता जाता है। ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम। केवल थोड़ा सा ही पार्ट लास्ट में क्या होता है, इससे एंजाइम से बाइंड होता है। और वो जैसे ही वंस द पॉलीमरेज
रीचेस द टर्मिनेटर रीजन, और जैसे वो टर्मिनेटर पार्ट पर पहुंचता है तो जो बचा हुआ द नेसेंट आरएनए जो होता है वो गिर जाता है, अलग फॉल ऑफ हो जाता है। सो ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज, और इस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाता है चेन से, इसकी वजह से टर्मिनेशन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रुक जाती है। ठीक, अब आपसे कुछ चीजें पूछी गई है। एन इंटरोगेटिंग क्वेश्चन इज दैट, ये क्वेश्चन उठता है कि आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटेलाइज ऑल द 3 स्टेप्स, कि क्या आरएनए पॉलीमरेज अकेला तीनों प्रोसेस को करवा देता है, इनिशिएशन हुआ, एलोंगेशन हुआ या टर्मिनेशन हुआ, तीनों को क्या करवाता है? तो इसका आंसर ये है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो केवल एक ही रिएक्शन को कैटेलाइज करने की होती है, उसके पास प्रोसेस एलोंगेशन को ही करवाने का काम करता है। परंतु जब ये इट एसोसिएट ट्रांसिएंट मतलब थोड़ा सा पार्ट इसका किससे जुड़ता है, इनिशिएशन फैक्टर से जैसे ही जुड़ता है तो उसके साथ में, और टर्मिनेशन फैक्टर से जुड़ता है तो इनिशिएशन फैक्टर से, जिसको सिग्मा फैक्टर्स कहते हैं, जब उससे जुड़ेगा तो प्रोसेस का इनिशिएशन हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी आरएनए के बनने की। और जब रो फैक्टर यानी कि टर्मिनेशन फैक्टर से जुड़ेगा तो ऐसे में प्रोसेस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, यानी कि उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। ये चीज यहां पर लिखी हुई है। Association with these factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate, और इसके बेसिस पर, एसोसिएशन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी हमें स्पेसिफिसिटी पता चलती है कि कहाँ पर ये एसोसिएट होगा और कहाँ पर टर्मिनेट होगा। इसके बारे में आपको चीज़ें दे रखी हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है। अब बैक्टीरिया के यानी कि हम प्रोकैरियोट के बारे में कुछ चीज़ें दे रखी है कि कैसे उसके अंदर यहाँ पर होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए, इन बैक्टीरिया सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव, क्योंकि यहाँ पर एमआरएनए में कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोसेसिंग की ज़रूरत जब पड़ती है जब आपको फुली मैच्योर आरएनए चाहिए, क्योंकि वो बाहर जाएगा, आरएनए मैच्योर होगा तब टेम्पलेट प्रोवाइड कर पाएगा। तो ये हमें यूकेरियोट में जरूरत पड़ती है, क्योंकि यूकेरियोट में क्या होता है, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं, अलग अलग जगह पर प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाना पड़ता है। मेनली तो साइटोप्लाज्म में होता है, आपको पता है, सेल का, पर इस वजह से यहाँ पर प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। प्रोकैरियोट में प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड तो ये ध्यान रखना, एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग बिकम एक्टिव यहाँ पर प्रोकैरियोट में। एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, यानी कि एक ही जगह पर होती है, क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो कोई अलग अलग नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। इस वजह से मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्रिप्ट। तो जब एमआरएनए कंप्लीट नहीं बना हुआ होता, उससे पहले ही जैसे बनने लगता है, उसी के साथ यहाँ पर प्रोटीन बनना भी शुरू हो जाता है प्रोकैरियोट के अंदर। Consequently, the transcription and translation can be coupled in bacteria, यानी कि हम ये कहेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो होती है बैक्टीरिया के अंदर एक साथ होती है, एक दूसरे से कपल की तरह होती है, एक साथ जुड़ी हुई रहती है। ठीक, परंतु ऐसा यूकेरियोट में नहीं है। तो यूकेरियोट में क्या अलग है वो चीज समझिए। क्या है यूकेरियोट के अंदर? यूकेरियोट में है कि इन यूकेरियोट, देखिए यहाँ पर, इन यूकेरियोट देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है। क्या है? पहली ये कि देयर आर एट लीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। आपने देखा कि प्रोकैरियोट के अंदर केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करवा देता है, आरएनए को बना देता है, पर यहाँ पर 3 आरएनए पॉलीमरेज कम से कम चाहिए। देयर इज ए क्लियर डिवीजन कट ऑफ लेबर, क्योंकि यहाँ पर हर एक आरएनए पॉलीमरेज का काम अलग अलग होगा, अलग अलग आरएनए को बनाने का काम करेगा अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज। जैसे कैसे, द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये किस किस को बनाने का काम करेगा, अच्छे से समझना है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होगा वो किस किस को बनवाता है, समझिएगा अच्छे से, उसके बाद हम वापस उसके डायग्राम पर आएंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो यहाँ पर बनवाता है एक तो 28S आरएनए, ठीक, 18S आरएनए और 5.8 आरएनए राइबोसोमल आरएनए की हम बात कर रहे हैं। तो राइबोसोमल आरएनए के 28S वाला पार्ट हुआ, 18S वाला पार्ट हुआ और 5.8S वाला पार्ट हुआ। इनको आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनवाने का काम करता है। अगर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की हम बात करें तो ये किसको बनाता है, ध्यान रखना है, ये टीआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, 5S आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन और SN आरएनए जिसको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, इनका ट्रांसक्रिप्शन करवाने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है ये किनको बनाने का काम करता है, प्रेकर्सर ऑफ एमआरएनए। ये किसे कहा जाता है, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, HN आरएनए को क्या कहते हैं, एमआरएनए का प्रेकर्सर कहते हैं। जब एमआरएनए मैच्योर होता है तो उसको एमआरएनए कहते हैं, इमैच्योर एमआरएनए को हम कहते हैं HN आरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ध्यान रखना, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेकर्सर ऑफ एमआरएनए कौन है, तो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए HN आरएनए है, या फिर ये पूछा जाए इमैच्योर एमआरएनए को क्या कहते हैं, तो HN आरएनए कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक। तो
पहली चीज ये कॉम्प्लेक्सिटी है कि यहाँ पर 3 तरीके के अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की, और तीनों अलग अलग तरीके के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं। पहली चीज ये ध्यान रखना। वहीं पर प्रोकैरियोट में क्या था, केवल एक प्रकार का आरएनए की जरूरत पड़ रही थी, आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ रही थी। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सेकंड ये है, द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सोन एंड द इंट्रोन। आपको पता है अभी हमने देखा था पिछले लेक्चर में, अगर आपने देखा हो तो, कि ट्रांसक्रिप्शन जो है, अगर हम बात करते हैं सिस्टोनिक जीन्स की, हम सिस्टोन की बात करते हैं तो यूकैरियोट के अंदर मोनोसिस्टोनिक जीन्स पाए जाते हैं जिनमें स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होता है, यानी कि इंट्रोन और एक्सोन दोनों पाए जाते हैं। जबकि अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो वहां पर पॉलीसिस्टोनिक जीन्स पाए जाते हैं, यानी कि वहां पर एक ही जैसा सीक्वेंस होता है, वहां पर स्प्लिट जीन नहीं मिलते हैं। तो जैसे ही यूकैरियोट के अंदर आरएनए बनता है तो उनमें दोनों सीक्वेंस पाए जाते हैं शुरुआत के, यानी कि जो शुरुआत में बना है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन जो है उसमें एक्सोन भी होता है, इंट्रोन भी होता है, और ये इसकी वजह से नॉन फंक्शनल होता है, यानी कि इससे प्रोटीन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि जो इंट्रोन वाला पार्ट होता है वो नॉन एक्सप्रेस्ड पार्ट होता है, ये एक्सप्रेस नहीं करता, केवल एक्सोन वाला पार्ट ही एक्सप्रेस करता है, तो इस वजह से नॉन फंक्शनल होता है। इसलिए अब इसको क्या करवाना पड़ेगा, अगर फंक्शनल बनाना है तो इसकी प्रोसेसिंग करवानी पड़ेगी। प्रोसेसिंग का मतलब है कि यहाँ पर इंट्रोन को अलग हटाना पड़ेगा, केवल एक्सोन वाले पार्ट को रखना पड़ेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। प्रोसेसिंग की 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, पहली होती है स्प्लाइसिंग, दूसरी होती है कैपिंग, तीसरी होती है टेलिंग। ये 3 पार्ट हम देखेंगे और यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू बी प्रोसेस, इसलिए इसकी क्या करवानी पड़ेगी, प्रोसेसिंग करवानी पड़ेगी। कोल्ड स्प्लाइसिंग, पहली को हम क्या कहेंगे, स्प्लाइसिंग कहेंगे वेयर द इंट्रोन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सोन्स आर जॉइंड। इंट्रोन्स को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, जबकि एक्सोन को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो जो आपके दोनों चीज थी इंट्रोन और एक्सोन वाले में, तो इंट्रोन वाले पार्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और एक केवल एक्सोन वाला पार्ट यहां पर हम रख देंगे। ठीक, इस तरीके से क्या हो जाएगी, इसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। अब अगला क्या है, एचएनआरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड एज कैपिंग। अगर एचएनआरएनए है, क्योंकि ये क्या है आपका एमआरएनए का प्रेकर्सर है और यही मेन टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, तो इसलिए इसको हमें और ज्यादा प्रोसेसिंग करवानी पड़ेगी। इसमें 2 चीजें और रहेंगी, कैपिंग भी रहेंगी, टेलिंग भी रहेगी। तो कैपिंग और टेलिंग भी करता है एचएनआरएनए, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। केपिंग के अंदर क्या किया जाता है, समझना है। केपिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है केपिंग के अंदर क्या किया जाता है। केपिंग के अंदर केवल सिंपल सा है कि 5 प्राइम एंड जो होता है, जो 5 प्राइम एंड है उसमें एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है। न्यूक्लियोटाइड का नाम आपसे पूछा जाता है, नाम क्या है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि MGT कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो MGT जो होता है इसको हम ऐड करते हैं 5 प्राइम एंड पर, लगभग कितने करते हैं, लगभग आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर 5 प्राइम एंड पर हम इसको अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड को मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को करते हैं, ऐड करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है आपका, साथ में ही 3 प्राइम एंड पर क्या करते हैं भाई साहब, वो आपसे पूछा जाता है कि 3 प्राइम एंड पर हम क्या करते हैं, टेलिंग वाली प्रोसेस है। तो टेलिंग में क्या करते हैं, एडिनाइलेट रिसाइट्स को जोड़ते हैं, यानी कि न्यूक्लियोसाइड्स को हम जोड़ते हैं, लगभग 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं 3 प्राइम एंड पर इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट के इंडिपेंडेंट मैनर में, यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल हम कैपिंग स्ट्रैंड पर देखते हैं, हम केवल कोडिंग स्ट्रैंड पर देखते हैं कि हमें किस एंड पर जोड़ना है। तो आपको ध्यान रखना है 5 प्राइम एंड पर, यहां पर 3 प्राइम एंड पर जोड़ा जाता है। केपिंग के अंदर 5 प्राइम एंड पर और टेलिंग के अंदर 3 प्राइम एंड पर जोड़ा जाता है। इट इज द फुली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए, और ये क्या बन जाता है, फाइनली फुली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए बन जाता है। नाउ इसको हम एमआरएनए कहते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द ट्रांसलेशन। फाइनली बाद में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और इस तरीके से क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, वहां पर टेम्पलेट देने का काम करेगा। उस टेम्पलेट को देख के आपका कौन आएगा, उसको देखकर आपका टीआरएनए आएगा। टीआरएनए उस टेम्पलेट को यानी कि रीड करने का काम करेगा, उस कोड को, और उसके हिसाब से अमीनो एसिड को लाएगा। फिर राइबोसोम आरएनए जुड़ेगा और उसके हिसाब से प्रोटीन बनेगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो the significance of such complexity is now beginning to be understood. The split gene arrangement present probably in ancient feature of the genome. तो ये ancient feature को बताता है। Presence of intron is remains antiquity and the process of splicing represent the dominance of RNA world in ancient times. The of RNA and RNA dependent process is the living system have assumed more importance. तो ये चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है। फाइनली तो हमने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को पूरी तरीके से देख लिया है। इसके बाद हम देखेंगे जेनेटिक कोड क्या होते हैं। जेनेटिक कोडोन के बाद हम देखेंगे किस तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जब आरएनए तो बन चुका है तो आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।